हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ आगे की। सर कहां से आगे की? बेटा अगर आपको याद हो, कल हमने लेक्चर नंबर 1 लिया था और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उससे पहले आपको पूरा बैकग्राउंड बताया गया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, और बैलेंस शीट से संबंधित रखते हुए हमने बताया था कि भाई पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्लिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो टिका है बैलेंस शीट के ऊपर, जिसमें पैसे से संबंधित बहुत बड़े 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 डिसीजन लिए जाते हैं। एंड जो ये सब्जेक्ट है, it deals mainly with the top level of management, not with the middle level or the lower level of management. उसके बाद हमने सबसे पहले कहा कि भाई जो सबसे पहला हेड होने वाला है, that is called as the financing decision. Financing decision के अंदर हमने कहा था we will talk about all such decisions which involves the financing from the various sources into the business. पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो सब चीजों की बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में, जिसके अंतर्गत मैंने कहा था कुल मिलाकर 4 चैप्टर आएंगे। पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दूसरा लीवरेज, तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर और चौथा थियरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें से सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। धीरे धीरे हर एक चीज को समझा था, काफी सारी नोटिंग की थी और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हमने कहा था कैपिटल मींस ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, डेट एक्सेट्रा, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है द कॉस्ट विच इज बीइंग इनकर्ड फॉर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हमने कहा था चैप्टर की बाउंड्री कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले निकलेगा कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, और जब ये चारों सोर्स की कॉस्ट निकल जाएगी तो हम अंत में निकालेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज WACC। लेकिन WACC तक पहुंचने से पहले हमें हर एक सोर्स की कॉस्ट को समझना होगा, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ डेट, जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल की बात की थी। जितने भी ये वेरियस कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, लास्ट मेजर कॉन्सेप्ट तक पहुंचने से पहले, जिसका नाम है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे पहले जो भी हम कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे, इनका ऐसा नहीं कि अलग से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स 5 या हद से कभी कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो 8 का बन जाएगा। लेकिन जो फुल फ्लेज क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है वो बनेगा अंत वाला टॉपिक से, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले जो ये अलग अलग सोर्सेज हैं, इनकी कॉस्ट को निकालना आना चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले इन चीजों को समझ रहे हैं। तो वापस से आ जाता हूं, मैं बता रहा था कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट हमने किया था। इररिडीमेबल का मतलब है कि जो कि नॉर्मल पार्लेंस में भैया रिडीम नहीं होने वाला, तो उसकी जो कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या है, द इंटरेस्ट विच इज बीइंग पेड। लेकिन साथ में हमने कहा था कि भैया क्योंकि इंटरेस्ट इज अ डिडक्टिबल आइटम इन द P&L एज एन एक्सपेंडिचर, इट्स अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाई जैसे ही आप इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं आपका इनकम टैक्स की सेविंग होती है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि द नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट द इंटरेस्ट विच इज बीइंग पेड, द नेट कॉस्ट इज द इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, I इंटू 1 माइनस टी। और फॉर्मूला कैसे बना था, I इंटू 1 माइनस टी बटे NP गुना 100। और हमने कहा था जेनरिक फॉर्मूला क्या है कि जितना भी आपको एक्सपेंस पड़ रहा है वो न्यूमरेटर में, बटे उसके कारण जो फायदा और जो पैसा आपको आ रहा है वो रहता है डिनोमिनेटर में। I इंटू 1 माइनस टी बटे NP इंटू 100 कहा था। I का मतलब था इंटरेस्ट पर डिबेंचर, फेस वैल्यू पर डिबेंचर को मल्टीप्लाई करते थे इंटरेस्ट परसेंटेज, तो आता था इंटरेस्ट इन रूपी। T का मतलब था टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट की बात करते, और NP का मतलब था नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर। नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर कैसे निकलता था, फेस वैल्यू पर डिबेंचर है, अगर आपने डिस्काउंट पर इशू किया तो माइनस कर दीजिए, प्रीमियम पर इशू किया तो प्लस कर दीजिए। प्रीमियम और डिस्काउंट को एडजस्ट करने से आ जाता था आपका इशू प्राइस पर डिबेंचर, और उसके बाद कोई अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इशू है या इशू एक्सपेंसेस है, उसको माइनस कर दीजिए तो आप पहुंच जाएंगे नेट प्रोसीड पर। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको दिया है मार्केट प्राइस मतलब एग्जिस्टिंग डिबेंचर है, उस केस में इशू प्राइस जो था, इशू प्राइस क्या था, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट करके जो इशू प्राइस आया था, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द मार्केट प्राइस, और माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह उसी प्रकार से होगा। इसके बारे में मैंने कहा था आगे जाकर हमें काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर मैं डिटेल में और आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। इतनी चीजें हमने की थी, 5 क्वेश्चंस किए थे और मैंने 2 क्वेश्चन आपको मार्क करवाए थे जो आपको अपने होमवर्क में करने थे। उम्मीद करता हूं आपने कर लिए होंगे और चेक भी कर लिए होंगे, कोई गलती थी तो आपने सही कर ली होगी। आज हम बढ़ेंगे उससे आगे के कॉन्सेप्ट पर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो मित्रों क्या आप तैयार हैं? ये जो हमने आज किया ये हम आने वाले हर लेक्चर में करेंगे, जो भी पिछले लेक्चर में किया होगा उसकी रिविजन सबसे पहले अगले लेक्चर में करेंगे, सो दैट बच्चों को धुंधली धुंधली जो चीजें हैं वो पूर्ण तरीके से याद आ जाएं। शुरुआत करेंगे एक सॉन्ग से। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए। मेरा पेन किथे हैगा भाई? आ रहा पेन। आओ भाई मित्रों, साडी कॉन्सेप्ट शीट रेडी हैगी है ते आपां अगे तुरन रेडी ने। ये लीजिए जी, मैं आपको दिखा दूं, आपको भ्रमित ना हो। यहां तक हमने जो है कल कुछ बातचीत
कुछ बातचीत की थी। ये 5 प्रश्न मैंने आपको करवाए थे और उससे पहले हमने ये सारी चीज को समझा था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था? कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल। आज करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल से स्टार्ट, ठीक है ना। यो लो भाई, यो लो भाई। कॉन्सेप्ट 3 लिखेंगे मेरे संग संग। कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल। हाँ जी, हमने लास्ट टाइम बात किया था कॉस्ट ऑफ डेट कौन सा जो कि इररिडीमेबल है, लेकिन ये वाला कौन सा डेट है? रिडीमेबल है। बहुत कुछ बातचीत इसके अंदर करनी है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। आराम से जो है मेरी बात को समझेंगे और उसके बाद जो है रिएक्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट पहले समझा दे तो फिर आराम से लिखेंगे, सिर्फ सुनिएगा अभी, ठीक है ना, लिखना कुछ नहीं है। रिडीमेबल डेट का मतलब क्या होता है कि जिसका पैसा कंपनी ने आज की डेट में डिबेंचर होल्डर से रेज किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरेस्ट तो देंगे ही, लेकिन जब इशू किया तभी डिसाइड कर लिया गया कि कितने साल के बाद हम इसको रिडीम करने वाले हैं, किस प्राइस पर रिडीम करने वाले हैं, सब कुछ आज ही तय हो गया। तो इसको कहते हैं रिडीमेबल, बिकॉज आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द अमाउंट बिलोंगिंग टू दीज डिबेंचर्स इज बीइंग रीपेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि इररिडीमेबल में ऐसा नहीं था, रिडीमेबल में ऐसा है। रिडीमेबल की कॉस्ट निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, रिडीमेबल की कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास जो पॉपुलर मेथड है, जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज द अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड, जैसा कि नाम से क्लियर है, जो इससे उत्तर आएगा वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट नियर टू एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसका नाम है अप्रोक्सीमेशन मेथड। काफी समय तक, मतलब मैं कहूं हिस्ट्री से, इंटर लेवल पर यही फॉर्मूला चलता था। पिछले कुछ साल से इंस्टीट्यूट ने अपनी मंशा थोड़ी जाहिर करनी स्टार्ट की, जो भी आरटीपीस वगैरह इशू किए उसमें एक नया मेथड देने लगे। मैं अपने बच्चों को हमेशा से ही करवाता रहा हूं, एक क्वेश्चन हमेशा से करवाता रहा हूं उस मेथड का, चाहे इंस्टीट्यूट वाज नॉट प्रीटी क्लियर अबाउट दैट, क्योंकि एज सच ये नहीं कह सकते कि इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। सिर्फ ये था कि इंस्टीट्यूट कहता था यार ये मुश्किल है, इसको ना हम फाइनल लेवल पे पूछ लेंगे, लेकिन मैं फिर भी करवाता था बच्चों को, और पिछले कुछ समय से आरटीपीस के अंदर कॉन्टिन्यूसली इंस्टीट्यूट इसे दे रहा है। इसका नाम होता है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, या फिर मैं कह सकता हूं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेट। प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट से कॉस्ट ऑफ डेट को फाइंड करना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले ये जो ज्यादा पॉपुलर है ये वाला करवाता हूं। YTM आपको कब लगाना? अगर क्वेश्चन खुद से स्पेसिफिकली बोले कि भैया YTM यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, तभी आपको वो यूज करना, अदरवाइज हमेशा अप्रोक्सीमेशन मेथड ही यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। अगर टोटल ओवरऑल क्वेश्चन भी पूरे चैप्टर का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ जो है उसका 10 नंबर का क्वेश्चन आया, तब भी YTM वर्थ नहीं है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। YTM मेथड मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट को कब पूछना चाहिए? जब 8 नंबर का आप खाली डेट, कॉस्ट ऑफ डेट का ही क्वेश्चन दे एंड अप्रोक्सीमेशन मेथड ना लगवाना, और 8 मार्क्स का हो, तभी YTM उन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि वहां पर थोड़ा समय जो है ज्यादा लगता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3 कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊंगा YTM का, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल, इसमें लिख लेते हैं, आइए ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेशन मेथड, या यहां लिख लेते हैं, आइए। वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। लिखेंगे इसमें, पहली पहली बार बलिए, आओ भाई काका, लिखेंगे मेरे संग संग, रिडीमेबल डेट इज द डेट, रिडीमेबल डेट इज द डेट which is to be paid, redeemable debt is the debt which is to be paid back after a certain period of time। जो पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको वापस करना है पुत्र, वो भी आज सर्टेन है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 8 साल, वट एवर, इट इज प्री डिसाइडेड, ठीक है ना। सो हम ये कह रहे हैं कि भैया ये लीजिए, अगर ऐसी बातचीत करें, यो है आज,
यो है फर्स्ट ईयर, यो है सेकेंड ईयर, यो है थर्ड ईयर, यो है फोर्थ ईयर और यो अप टू nth ईयर। तो ये जो n है इट इज प्री डिफाइंड, दिस n इज प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब इशू के समय डिफाइन कर दिया गया कि n कितना है। आज की डेट में हमारे पास क्या आया, पैसा आया। आज की डेट में कंपनी के पास पैसा आया, इनफ्लो हो गया। हर साल क्या करना है आपको, एक तो इंटरेस्ट देना है। हर साल क्या करना है, एक तो आपको इंटरेस्ट देना है जब तक आपका ये चलता रहेगा, ठीक है ना। ये हमने सीखा था कि डिबेंचर के ऊपर डेट किसी भी फॉर्म में हो, हर साल इंटरेस्ट की फॉर्म में फिक्स अमाउंट जाता ही है। इररिडीमेबल के केस में हमें n नहीं पता था, लेकिन यहां n पता है। मतलब जो पैसा आया है, जो पैसा आपके पास आया है, इट इज टू बी रीपेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सुनते रहेंगे ध्यान से। जब इररिडीमेबल का केस कर रहे थे वहां पर, जब इररिडीमेबल का केस कर रहे थे वहां पर सिर्फ एक ही कॉस्ट होती थी इंटरेस्ट की, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट के साथ साथ एक और कॉस्ट है। कैसे, मान लीजिए मैं कहता हूं आपने जो पैसा रेज किया वो था 100, लेकिन आप वापस कर रहे हैं मान लीजिए 105 रुपये, तो इनका जो डिफरेंस है आप 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, लेकिन वो 5 रुपए, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं, किसी की भी निकालें, कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेनिंग, व्हाटएवर, हम पर एनम की कॉस्ट एक प्रकार से निकालते हैं कि पूरे साल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। अब हमें ये पता है कि यार ये जो इंटरेस्ट है ये तो 1 साल का ही है, और जब हमने कल के लेक्चर में फॉर्मूला बनाया i इंटू 1 माइनस टी, तो i एक ही साल का लिया ऑब्वियसली। हम कहते थे 100 रुपए का फेस वैल्यू इंटू लेट से 12%, तो 12 रुपए का अगर इंटरेस्ट बना वो 1 साल का है। तो इंटरेस्ट तो ऑलरेडी 1 साल का है, लेकिन जो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है ये 100 रुपए और 105 रुपए, जो 5 रुपए में एक्स्ट्रा दे रहा हूं ये किसी एक पर्टिकुलर का नहीं है, इट इज फॉर द होल लाइफ। तो मुझे क्या करना होगा, जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट जा रही है 5 रुपए की, आई हैव टू डिवाइडेड बाय द टोटल लाइफ, दैट इज n। मान लीजिए हमारी जो लाइफ है वो 10 साल की है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका पर एनम का एक ये खर्चा है 0.5 रुपी। मीन्स जब हम रिडीमेबल डेट की कॉस्ट को निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ i इंटू 1 माइनस टी की कॉस्ट नहीं है, आपके पास एक और कॉस्ट है, ये वाली चीज। ये क्या चीज है, इसको टेक्निकली बोलते हैं, ध्यान से सुनते रहिए, दिस इज आरवी, रिडेम्पशन वैल्यू। 100 क्या है, एनपी, नेट प्रोसीड। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना भैया, आरवी माइनस एनपी, तो एक्स्ट्रा कितना गया 105 माइनस 105 डिवाइड बाय लाइफ किया, तो ये भी मेरे पास आ गया एक पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंडिचर। क्योंकि हमने डिवाइड बाय एन किया तो हमने बेसिकली ये जो खर्चा था, प्लीज सुनते रहिए ध्यान से, मैं सब कुछ चीजें लिखवाऊंगा आपको, फॉर्मूला प्रॉपर लिखवाऊंगा, सिर्फ सुनते रहिए अभी। क्योंकि हमने क्या किया, आरवी माइनस एनपी को डिवाइड बाय आरवी माइनस एनपी को डिवाइड बाय एन किया, मतलब हमने डिवाइड बाय लाइफ करते तो एक तरह से हमने खर्चे को एवरेज कर दिया, बांट दिया ओवर ईच ईयर। इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हर साल का ही है, अगर आप इंटरेस्ट की एवरेज करने जाएंगे तो वो सेम ही अमाउंट आ जाएगा। क्योंकि लेट से अगर हर साल में 10 रुपए का खर्चा दे रहा हूं तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 10 रुपए का खर्चा हर साल, टोटल ईयर्स एंड 10 डिवाइड बाय 10 ईयर्स कर दूं तो वो ऑन एन एवरेज वापस से 10 ही आ जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट में हमें अलग से ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इंटरेस्ट तो ऑलरेडी एवरेज ही है, वो हर साल का सेम ही है। लेकिन जो आपका आरवी माइनस एनपी बन रहा था ड्यूरिंग द लाइफ, जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, डिवाइड बाय एन कर लिया, एवरेजिंग कर ली। तो ये कहा जाता है कि भाई जब आपने ये वाली चीज को एवरेज कर दिया, सुनिएगा मैं रफ में फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी, आपके फॉर्मूला में क्या बना, एक तो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, एक तो इंटरेस्ट वाला पार्ट है, खर्चा जो है एक है आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। तो ये कहा जाता है इस फॉर्मूला के लिए कि जब आपने सब कुछ एवरेज कर ही दिया तो डिनोमिनेटर में भी, हमने कॉन्सेप्ट 1 में सीखा था, लेते थे एनपी सीधा कि यार फायदा कितना डिवाइड बाय एनपी लेकिन यहां पर कहा जाता है कि जब आप न्यूमरेटर को एवरेज करें तो डिनोमिनेटर में भी डिबेंचर की वैल्यू को एवरेज कर लो। डिबेंचर की वैल्यू का मतलब आपके पास जब आया 100 रुपए, लेकिन वापस कितना कर रहे हो 105 रुपए, तो आप डिनोमिनेटर में भी एवरेज कर दो, किस किस का, आरवी यानी कि 105 प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। तो इस प्रकार से फॉर्मूला जो है बनता है। ये कौन सा मेथड कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड। अभी कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, आई के साथ 1 माइनस टी क्यों नहीं लगाया, टेंशन मतलब अभी सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला समझा रहा था, अभी वो सब चीज बताने वाला हूं आपको। ओके सुनिएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि इस फॉर्मूला में आई के साथ क्या लगेगा, 1 माइनस टी, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। सवाल आया, सवाल ये उठा कि सर क्या ये जो आरवी माइनस एनपी अपॉन एन है इसके साथ भी 1 माइनस टी लगेगा क्या या नहीं लगेगा। सुनते रहिएगा, इंस्टीट्यूट
पॉपुलरली एग्जाम में क्या करता है, ये जो 1 माइनस टी है, ये जो हमने लिखा 1 माइनस टी, ध्यान से देखिए मैं कहां रब कर रहा हूं, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन के बाद 1 माइनस टी, इसको करता ही नहीं है। इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट इज द टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर, जबकि ऐसा सच नहीं है। आरवी माइनस एनपी अपॉन एन करके जो मेरे वाले इस एग्जांपल में ये 50 पैसे आया था, ये भी टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर होता है, ये भी पी&एल में डेबिट होता है। लेकिन पॉपुलरली इंस्टीट्यूट क्या करता है, सिर्फ इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स डिडक्टिबल करता है। बट इन द मॉड्यूल बोथ द फॉर्मूलाज हैव बीन गिवन एंड इट हैज बीन क्लियरली सेड कि स्टूडेंट एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला लगा सकता है। तो मैं आपको फॉर्मूलाज दोनों लिखवा दूंगा, एक फॉर्मूला जहां पर सिर्फ इंटरेस्ट के साथ आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा, और दूसरा जहां पर आरवी माइनस एनपी अपॉन एन हमने किया, राइट, उसके साथ भी टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। तो फॉर्मूलाज हम दोनों लिख लेंगे और फिर क्लास में जो पॉपुलर फॉर्मूला उसके तहत करेंगे। एग्जाम में आप किसी भी फॉर्मूला के हिसाब से करें और अपना नोट लिख दें तो चलेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है ना। आइए जी, सो लेट अस राइट डाउन द फार्मूली, लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। मोर पॉपुलर मेथड, लेस पॉपुलर मेथड, मोर पॉपुलर मेथड, लेस पॉपुलर मेथड, ठीक है ना। मोर पॉपुलर मेथड में लिख देंगे only interest is allowed in P&L account for income tax purpose, और यहां लिख लेंगे लेस पॉपुलर वाले मेथड में इंटरेस्ट एज वेल एज difference between RV and NP, as well as difference between RV and NP is allowed in P&L account, is allowed in P&L account for income tax purpose, ठीक है ना। जो मैंने समझा दिया, लेफ्ट साइड पर सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड और राइट साइड पर हम कह रहे हैं इंटरेस्ट के साथ साथ डिफरेंस बिटवीन आरवी एंड एनपी इज अलाउड। तो फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा, KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर सिर्फ क्या चीज अलाउड है फॉर टैक्स पर्पस, ओनली इंटरेस्ट। 1 माइनस टी हमने सिर्फ आई के साथ लगाया, जबकि अगर मैं लेस पॉपुलर मेथड की बात करता हूं तो यहां पर KD इज इक्वल टू आई के साथ तो 1 माइनस टी है ही है, प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन के साथ भी 1 माइनस टी अलाउड हो गया, होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप यहां पर देखो, मैंने दोनों के साथ आई इंटू 1 माइनस टी लगा दिया। अब यार 1 माइनस टी तो कॉमन है, तो इस फॉर्मूला को इतना मुश्किल से क्यों लिखते हो, इसको आसान तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं आई प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टी कॉमन निकाल दीजिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब मैंने पूरी ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस टी निकाल दिया, इसका मतलब 1 माइनस टी इज एप्लीकेबल टू इंटरेस्ट एज वेल एज आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। तो ये फॉर्मूलाज दोनों हमने सीख लिए, अगर सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड है या फिर आरवी माइनस एनपी अपॉन एन का डिफरेंस भी अलाउड है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा, किस चीज की डिडक्शन मिलेगी फॉर टैक्स पर्पस, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत आपको फेस नहीं होगी, ठीक है ना।
ओके, और अब इन सब चीजों का मतलब भी लिख लेते हैं। आई का मतलब, टी का मतलब, एनपी का मतलब हमने पहले लिखा हुआ है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूं, आई टी एंड एनपी, आई टी एंड एनपी remains same as in concept 2, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा जो चीज है सिर्फ उसका मतलब लिख लेते हैं हम। एक है आरवी, क्लास में जब पूछा मैंने किसी बच्चे से आरवी का मतलब, कहता सर रणविजय, एमटीवी रोड ही नहीं चल रहा बेटा। आरवी रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू जब इंटरेस्ट पर डिबेंचर, नेट प्रोसीड पर डिबेंचर, तो पुत्र जी आरवी भी तो पर डिबेंचर होगी। सर सर ये कैसे निकलता है सर, बड़ा रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर। एक बच्चा कहता सर मेरे को पता सर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। ओए रिडेम्पशन दिया गल्ला हो रही हैं काका, रिडेम्पशन दिया। रिडेम्पशन का मतलब कौन से पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, ये वाली, ये वाली, ये एन आपका लास्ट ईयर जो होगा। मान लो आपने किसी से आज की डेट में 100 रुपए लिए फेस वैल्यू, नेट प्रोसीड सेम एज द फेस वैल्यू 100 लिए, और आप उसे कह रहे हो मैं ना 10 साल बाद तेरे को 80 रुपए वापस करूंगा। क्या कोई इंसान पैसा लगाएगा? ऐसे नहीं लगाएगा। मतलब रिडेम्पशन कैन नेवर बी एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन कभी डिस्काउंट पर नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि जितने पैसे लिए उससे ज्यादा ही दोगे ना या सेम दोगे, तो रिडेम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू पर डिबेंचर फेस वैल्यू पर डिबेंचर इफ रिडीमेबल एट पार। अगर पार पर रिडीम करे तो फेस वैल्यू पर डिबेंचर हो गया, और फेस वैल्यू पर डिबेंचर प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ये रिडेम्पशन वाला प्रीमियम है। ये कब ऐड होगा? इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर क्वेश्चन खुद कह दे कि डिबेंचर रिडीम होंगे प्रीमियम पर, तो जितने प्रीमियम पर रिडीम होंगे फेस वैल्यू में उतना ऐड कर दीजिए, इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये हो गया आरवी का मतलब, रिडेम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर। फिर आ गई बात एन की। एन मींस लाइफ ऑफ डिबेंचर, लाइफ बोले तो इन ईयर्स, मतलब कितने साल का डिबेंचर है, ठीक है। किसी बच्चे का कुछ रह गया है तो नोट कर लीजिए। चलिए जी मित्रों, लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 कितना सी लास्ट टाइम? सहवाग लिमिटेड। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 10 बहाने करके ले गए दिल। सहवाग की बात हुई तो सचिन को कैसे भूल सकते हैं। सचिन लिमिटेड इशूड, सचिन लिमिटेड इशूड 10% रुपी 50 lakh डिबेंचर्स, रुपी 50 lakh डिबेंचर
ऑफ ₹100 ईच, ₹100 ईच मतलब फेस वैल्यू हो गया, फुल स्टॉप। टैक्स रेट इज 40%, full stop. Debentures are redeemable at par. Debentures are redeemable at par. Find KD if life of debentures is, find KD if life of debentures is पुत्र 10 years. Find KD if the life of debentures is 10 years. तो इस प्रश्न का करना है सॉल्यूशन। व हम एक बार अपनी थीम देख लें। वॉयलेट वॉयलेट, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, वॉयलेट वॉयलेट, ब्लैक ब्लैक, एनी इंपॉर्टेंट नोट विद रेड और ब्लू। आइए, तो ये प्रश्न है हमारे सामने। कल का प्रश्न भी जो किया था वो ऐसा सा ही दिखता था, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है कि लाइफ बता दी। जैसे ही क्वेश्चन ने लाइफ के बारे में बताया, मतलब डिबेंचर्स क्या है, रिडीमेबल हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 अट्रैक्ट हो जाएगा जी। सबसे पहले जितने वेरिएबल हैं उनको फ्रीज करते हैं, स्टार्टिंग विद दी आई। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट पर डिबेंचर, जो कैसे आएगा, फेस वैल्यू 100 रुपए इंटू कितने परसेंट वाले डिबेंचर है, देखिए 10%, तो 10% का कूपन रेट आई हो गया 10 रुपी। टैक्स रेट की बात करें, क्वेश्चन ने कहा 40%, तो ये हो गया 0.4। और क्या क्या चाहिए, आरवी, रिडेम्पशन वैल्यू। क्वेश्चन बोला डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार का मतलब बेटा सेम एज फेस वैल्यू, सेम एज फेस वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू होगी 100 रुपए। क्या क्वेश्चन ने आपको कहीं पर ये बताया कि डिबेंचर को हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, या फिर कोई आपका यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो नेट प्रोसीड जो है वो भी सेम एज फेस वैल्यू हो गई। लिख दें यहां पर ब्रैकेट में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सेम एज फेस वैल्यू, और नेट प्रोसीड भी क्या होगा बेटा, सेम एज फेस वैल्यू। तो आसान प्रश्न। और एक चाहिए होता है एन। एन का मतलब लाइफ, जो कि क्वेश्चन ने बताया कितनी है, 10 है। सारे जितने भी वेरिएबल यूज होते हैं सारे के सारे हमारे फ्रीज हो गए। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV विच इज 100 माइनस NP विच इज 100 डिवाइड बाय N विच इज 10 होल डिवाइड बाय ये तो ज्यादा मोटी लाइन है कि ये जी, कमेंट। होल डिवाइड बाय RV प्लस NP अपॉन 2, RV प्लस NP अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 10 इंटू 1 माइनस 0.4 इज पुत्र 6, 100 माइनस 100 बटे 10 इज 0, ते इत्थे आ गया बटे 100 प्लस 100 बटे 2 इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सो द आंसर कम्स आउट टू 6% जी। आई होप शुड बी कंफर्टेबल। सिर्फ ध्यान रखना है, सीधा फॉर्मूला पर जंप नहीं करना। मन करेगा, मन हिचकोले खाएगा, लगेगा क्यों ना सीधा फॉर्मूला में भर दो, लेकिन तेज रफ्तारी आत्महत्या की तैयारी। ਆਪਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕ ਪਲਾ ਦਾਂਗੇ। ला 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 ता ना 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 ना। पहली पहली बार बलिया। ओके जी, आई होप इट्स डन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7।
लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 7। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं। एज्यूम इन क्वेश्चन 6, assume in question 6 the debentures are issued at assume in question 6 the debentures are issued at 10% discount. Assume in question 6 debentures are issued at 10% discount. 5 वेरिएबल में से हमें ये समझना है कौन से वेरिएबल पर असर पड़ेगा। एक एक करते हुए सोचना। सबसे पहले आई, इंटरेस्ट। डिबेंचर कैसे इशू हुए, इंटरेस्ट पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द फेस वैल्यू। टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं। रिडेम्पशन वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि रिडेम्पशन की टर्म के ऊपर चेंज नहीं, इशू कैसे हो उसके ऊपर चेंज है। एन, लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं, सिर्फ फर्क कहां है, नेट प्रोसीड्स में। एनपी इज इक्वल टू, हम कहेंगे भैया फेस वैल्यू पर डिबेंचर, फेस वैल्यू पर डिबेंचर कितनी है जी, 100 रुपए, माइनस कर दिया इसमें से डिस्काउंट ऑन इशू जो कि कितना है 10%। तो 100 रुपए का पुत्र 10% आप कर देना ते ए आ गया जी 10 रुपए। 100 रुपए विचों आप 10 माइनस करते ते ए आ गया 90 रुपी। सो 90 रुपी इज द नेट प्रोसीड्स। केडी का फॉर्मूला लगाना है। आई विच इज सेम, कितना था आई आपका 10 था, एक मिनट चेक कर लें जी हाँ, 10 इंटू 1 माइनस 0.4 प्लस आरवी विच इज सेम माइनस एनपी डिवाइड बाय एन विच वॉज 10 years होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 multiply by 100. So 10 into 1 minus 0.4 gives you 6 and 100 minus 90, 10 upon 10 gives you 1. Divide by 190 बटे 2, 2 निम्मी 18, 2 पांजी 10, 7 बटे 95 into 100. So this shall be the required answer. 7 बटे 95 into 100, ए आ रहा है काका 7.368। ध्यान दीजिए 7.368 आ रहा है। हमने 2 डेसिमल प्लेस तक करना बचेगा तो अच्छा 2 तक काट दो 8 को। ओए ऐसा नहीं करना काके, अगर जिसको काट रहे हो 5 या 5 से ऊपर है तो यहां पर एक बढ़ा दो, 7.37% का उत्तर आ जाना है। वे मैं तो तेरा मन पर डंग 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 डंग, मन पर बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना है, गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, हो गल गल ते शक कर दे इतबार जरा भी नहीं, हुण तेरियां अखियां विच मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, तैनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना हाय, ओ गल्लां तेरियां तो लगदा यारा। ठीक है जी मित्रों, बढ़िए अगे आए जी। कमॉन क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ते हुण तुरदे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ते। Again a small twist in question number 6 to understand the concept better. Assume in question 6 the debentures are issued at, assume in question 6 the debentures are issued at 10% premium. क्वेश्चन 6 में डिबेंचर्स इशू हुए थे पार पर, फिर 7th क्वेश्चन में हमने कहा कि मान लीजिए डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू हुए, और अब 8th वाले में हम कह रहे हैं कि मान लो डिबेंचर डिस्काउंट पर नहीं प्रीमियम पर इशू हुए, तो इसके कारण फर्क कहां पड़ेगा, अब इतनी चीज हम जानते हैं, नेट प्रोसीड पर फर्क पड़ेगा। सो व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट नेट प्रोसीड वी विल स्टार्ट एट फेस वैल्यू पर डिबेंचर,
विच इज 100 रुपी, प्लस प्रीमियम ऑन इशू 100 इंटू 10%, 10 रुपी। तो उत्तर ए आ गया 110 रुपए। नेट प्रोसीड्स हो गया 110 रुपी। अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ KD एज I इंटू 1 माइनस T प्लस RV विच इज 100 माइनस दिस टाइम NP इज 110 डिवाइड बाय लाइफ विच इज बेटा 10 होल, अरे होल डिवाइड बाय कालिया लेना, होल डिवाइड बाय RV जमा NP बटे 2 तो इनटू 100। जितने भी क्वेश्चन हमने किए अब तक हम सब में यही एज्यूम करते चल रहे हैं कि भैया मोस्ट पॉपुलर मेथड लग रहा है। मोस्ट पॉपुलर मेथड का मतलब जो 1 माइनस टी है वो सिर्फ आई के साथ ही है। आई कदा जेबा ये लीजिए 6 तो ये आ गया प्लस माइनस 10 बटे 10 तो इफेक्टिवली हो गया जी -1 ते बटे 100 जमा 110 बटे 210 बटे 2 105 गुणा 100 तो आगे उत्तर 5 बटे 105 इंटू 100 4.76%। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ला 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 के दिल को ये मेरे क्या हुआ है, मोहब्बत हो ना जाए ओहो हो। ठीक है जी, तो ये हमारा 3 प्रश्न हमने किए समझने के लिए। समझना क्या है इसमें से आइए जरा देखें। सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 पर आए, जहां हमने देखा कि जो कॉस्ट थी ग्रॉस कॉस्ट 10% थी इंटरेस्ट की, लेकिन क्योंकि डिबेंचर पार पर ही इशू हुए, पार पर रिडीम हो गए, तो हमारी इफेक्टिव कॉस्ट पड़ी 6%। देखने से 10% थी लेकिन इफेक्टिव कॉस्ट पड़ी 6%। जैसे ही हमने कहा कि डिबेंचर इशू होंगे डिस्काउंट पर, इसके कारण आपकी जो कॉस्ट थी वो 6 से बढ़कर सीधा कहां पहुंच गई 7.37%। राइट, क्योंकि डिस्काउंट के कारण आपको इफेक्टिव फायदा कम होता है। जबकि तीसरा प्रश्न जो हमने किया आज क्वेश्चन नंबर 8, वहां पर हमने कहा कि डिबेंचर इशू हुए प्रीमियम पर, तो आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट पार वाले केस में 6% थी, आपकी इफेक्टिव कॉस्ट प्रीमियम वाले केस में उससे भी कम आ गई। राइट, तो पार पर होगा तो नॉर्मल रहेगा, प्रीमियम पर होगा तो इफेक्टिव कॉस्ट कम हो जाएगा, और डिस्काउंट पर होगा तो इफेक्टिव कॉस्ट आपका ज्यादा हो जाएगा। अब एक अच्छा प्रश्न और करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बाहुबली लिमिटेड, बाहुबली जय हो, बाहुबली जय हो, बाहुबली लिमिटेड इश्यूड 10% 10 lakh debentures at 5% discount. Bahubali Limited issued 10% 10 lakh debenture at 5% discount, full stop. Tax rate is 40% and life is 5 years. Tax rate is 40% and life is 5 years. Find KD if debentures are redeemable at 5% प्रीमियम। ये है आपका प्रश्न, मैं एक बार फिर से डिक्लेयर कर दूं। बाहुबली लिमिटेड इशूड 10% 10 लाख डिबेंचर्स एट 5% डिस्काउंट, टैक्स रेट है 40%, लाइफ है 5 इयर्स। फाइंड केडी इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। सॉल्यूशन में सबसे पहले सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको फ्रीज करेंगे, स्टार्टिंग विद द आई। फेस वैल्यू कितना है नहीं बताया क्वेश्चन ने, तो हम एज्यूम कर लेंगे 100 रुपए। सर जरूरी है क्या कि 100 ही एज्यूम करना है? हाँ बेटा, अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो 100 रुपया ही एज्यूम करना है आपको। डेट के केस में 100 रुपए का 10% 10 रुपए, और क्या क्या चाहिए, टैक्स रेट है 40%, दिक्कत नहीं। लाइफ एन कितनी है, क्वेश्चन ने कहा 5 इयर्स।
एनपी की बात कर लेते हैं। आइए, फेस वैल्यू पर डिबेंचर, फेस वैल्यू पर डिबेंचर कितनी है? 100 रुपए। क्वेश्चन ने क्या कहा पहली लाइन में आपको? बाहुबली लिमिटेड ने इशू किया एट 5% डिस्काउंट, तो माइनस डिस्काउंट 5%, 100 रुपए का 5% 5 रुपए, और ये आ गया जी आपका नेट प्रोसीड 95 रुपी। किसी प्रकार का फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह तो प्रश्न में है ही नहीं। 95 रुपी हो गया आपका नेट प्रोसीड। उम्मीद करता हूं पूर्ण तरीके से क्लियर होगा। फिर आ गई जी बात आरवी रिडेम्पशन वैल्यू की। फेस वैल्यू पर डिबेंचर है 100 रुपए। इस बार जो आपकी रिडेम्पशन है वो पार पर नहीं है। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला अंतिम लाइन में, फाइंड केडी इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो आपका जो फेस वैल्यू 100 रुपए, उसमें आपको ऐड करके देना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कितने का? 5% का। तो प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है जी? 5%, तो 5 रुपए। 100 जमा 5, ए हो गया जी 105 रुपए। आ हो गया 105 रुपए काके। सारे वेरिएबल फ्रीज हो गए। आई टी एन एनपी और आरवी 5 ही वेरिएबल होते हैं, सारे वेरिएबल फ्रीज हो गए। नाउ वी आर रेडी टू अप्लाई दी फार्मूली। की कहती है फार्मूली, केडी इज इक्वल टू, केडी इज इक्वल टू आई 10 इंटू 1 माइनस 0.4 प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन, द लाइफ विच इज 5 years, लाइफ विच इज 5 years, ते पुत्र होल डिवाइड बाय आरवी 105 जमा 95 बटे 2 ते मल्टीप्लाइया बाय 100। 10 इंटू 1 माइनस 0.4 इज 6। 105 माइनस 95, 10 बटे 5 2 ते बटिया 105 जमा 95 किन्ने हो गए? 200। 200 नहीं बटे 2 कितना हो गया जी? 100 इंटू 100, ते ए आ गया ਤੁਹਾਡਾ आंसर 8% जी। नोट किता जाए। ओके, मैं लाइफ किने लिखाई? 1 मिनट। लाइफ इज 5 year, ठीक है। मेरे ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ 10 year ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜੂ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। 8% ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तर 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 लिए है, तर पर पर तर। ये हमारा प्रश्न नंबर था 9। ठीक है, किताब में आप देखेंगे पहले 11 प्रश्न तक लिखा है टू बी रिटन इन क्लास। तो पहले 9 प्रश्न हमारे हो गए, उसके बाद 2 और हैं अभी। इस कॉन्सेप्ट से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको और करवाऊंगा। अच्छा प्रश्न है, नया कुछ सीखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, शिवगामी लिमिटेड issued $10,000 10% debentures of ₹100 each on 1st April 17 to be matured on 1st April 22, to be matured on 1st April 22. Market price of debenture is ₹80 each. Find KD
if tax rate is 35%. Find KD if tax rate is 35%. ठीक है नहीं? तो ये एक प्रश्न है आपके सामने। अब तक जितने भी क्वेश्चन के सब में क्या हो रहा था कि नया डिबेंचर वॉज बीइंग इशूड। इसमें क्या शिवगामी लिमिटेड ने इशू किए 10,000 डिबेंचर 100 रुपए के ऑन 1 अप्रैल 17 जो कि 1 अप्रैल 2022 को मेच्योर होंगे। और जब इशू किए तो मार्केट प्राइस के 80 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है? देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, फेस वैल्यू है कितनी 100 रुपए ईच, लेकिन मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 80 रुपए। यार अगर मार्केट से किसी को मेरी कंपनी का डिबेंचर 80 का मिल रहा है तो मैं उसे ये कह दूं कि भाई मेरे से 100 का ले ले, क्या लेगा? सोचकर देखो, आप इन्वेस्टर हो, आप शेयर मार्केट में पैसे लगाने जा रहे हो, किसी कंपनी का डिबेंचर आपको पसंद आ गया, मार्केट में 80 का है, कंपनी कहती यहां मिस्टर इन्वेस्टर हमसे ले लो हमसे ले लो। आप कहते कितने का दोगे? कहते 100 का। आप कहते क्या बात है, दे दो 100 का। अरे यार कैसे इन्वेस्टर हो आप? मार्केट से सेम चीज 80 की मिल रही है, आप 100 का क्यों लोगे? 80 का ही लोगे ना। तो इस सिनेरियो में जो नेट प्रोसीड होगी वो हम 80 के जो है लेंगे। ये मेन थीम है इस क्वेश्चन की। तो केडी निकालना है, टैक्स रेट है 35%, एन कितना है लाइफ। इस बार एग्जैक्ट लिख कर नहीं बताया, ये बता दिया कि इशू किया 1 अप्रैल 17 को, मैच्योर कब होगा 1 अप्रैल 22 को। कितने साल हो गए? 5 साल। तो लाइफ हो गया 5 इयर्स। ठीक है, तो जरा आ जाइए, सारे वेरिएबल्स पहले फ्रीज करें। आई इज इंटरेस्ट विच इज ऑन 100। अब ये मत सोचना सर 80 पे निकाल लें, इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू 100 रुपए के ऊपर। कितना रेट है? 10%, तो 10 रुपए हो गया। टी 35% तो 0.35, एन हो गया जी 5। 1 अप्रैल 17 से 1 अप्रैल 22 तक 5 साल हो गए। एनपी की बात करें तो सॉरी फेस वैल्यू से नहीं चलेंगे इस बार क्योंकि एग्जिस्टिंग है, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 80 रुपी, सेम एज मार्केट प्राइस। अगर बाय चांस क्वेश्चन में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट एक्सेट्रा होती तो इस 80 रुपए में से उसे माइनस करते। ठीक है ना। और अंत में क्या आ गया जी? आरवी। सर 80 रुपए ले लो। क्यों? आरवी का याद रखिए, आरवी में ऐसा कुछ नहीं कि सेम एज एनपी होगा। ध्यान से देखिए मैंने यहां पर क्या लिखवाया था आपको। आरवी का मतलब अगर रिडीमेबल एट पार है तो है फेस वैल्यू, और रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। हमने कहीं पर भी आपका एनपी वर्ड यहां पर यूज नहीं किया कि नेट प्रोसीड होगा। अगर रिडीमेबल एट पार है और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो हम रिडीमेबल एट पार ही मानते हैं। यहां पे लिख भी तो चाहे रिडीमेबल एट पार के ब्रैकेट में लिख लिया। एज्यूम्ड इन साइलेंट केसेस, ऑब्वियस सी बात है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप खुद से प्रीमियम मत चढ़ा देना भाई। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही मानते हैं कि रिडीमेबल एट पार है, और अगर रिडीमेबल एट पार है उस केस में फेस वैल्यू पर डिबेंचर लेने का। तो फेस वैल्यू पर डिबेंचर कितना है हमारे इस क्वेश्चन में? 100 रुपए। सो आरवी आ गया बेटा 100 रुपी। आरवी आ गया 100 रुपी। So this manner we shall find out the KD. I which is 10 into 1 minus T plus RV minus NP upon N which is 5 whole divided by RV which is 100 plus 80 upon 2 multiply by 100. So if I simplify this 10 into 0.65 6.50 ਤੇ ਜਮਾ 100 माइनस 80 20 बटे 5 दैट इज 4 ਤੇ बटे विच आ गया जी 100 जमा 80 बटे 2 180 बटे 2 गिव्स यू 90। ओए भाई गुना। तो मिस्टर कैलकुलेटर प्लीज कम हेयर। 6.5 जमा 4 10.5 ते बटे 90% 11.67% उत्तर है, तो उत्तर आ जाना है। कर लो वो जी नोट, कर लो जी नोट, कर लो जी नोट, कर लो जी नोट। ओए होए कि चौकड़ मिलने दी
चलिए, इस कॉन्सेप्ट की यहां पर होती है समाप्ति। अप्रोक्सीमेशन मेथड हमारा चल रहा था, इससे संबंधित जो प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे, एक है प्रश्न नंबर 37, कॉन्सेप्ट नंबर 3 से है, और जो क्वेश्चन का कोई हिस्ट्री होगा मैं जरूर लिखवा दूंगा। सो दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन which was asked for 6 marks. Then there is question number 38. Again, it belongs to concept number 3 and it is again the exam question which was asked for 5 marks. तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट नंबर 3 से हैं, ठीक है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में यही चीज बताई थी कि हम बाकी टीचर से डिफरेंट क्यों हैं, पूरे भारत भर में हमारे स्टूडेंट क्यों हमें इतना चाहते हैं, क्यों इतना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा है। अब जो ये क्वेश्चन एडिशनल फॉर प्रैक्टिस है, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको नॉर्मल वाले क्वेश्चन कराकर छोड़ दूंगा, एडिशनल अपने आप कर लेना ना, ऐसे नहीं होता। हम कॉन्सेप्ट वाइज जब स्टडी कर रहे हैं, आपने देखा तरीका क्या है, जो मैंने कल के लेक्चर में आपको थोड़ा सा बताया था कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल क्या है, हर पूरे चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में बांटते हैं। कॉन्सेप्ट से संबंधित पहले नॉलेज लिया, फिर कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा, फिर कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन भी क्लास में कर लिए। अब उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे, तो डेली टू डेली जो जो कॉन्सेप्ट होगा उसकी मैं मार्किंग करवाता जाऊंगा। तो जो कल कॉन्सेप्ट किया उससे संबंधित 35 और 36 का C2 लिख लिया, C2 मतलब कॉन्सेप्ट 2। 37 और 38 आज जो किया C3 कॉन्सेप्ट 3 उससे संबंधित है। तो इसी प्रकार से जितने क्वेश्चन होंगे सबके साथ मैं आपको हर बार लिखवाता जाऊंगा, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है आप आज घर जाएं, मतलब आज आप घर पे तो रहते ही हैं, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करें एडिशनल क्वेश्चन के तो आप 39 40 भी ट्राई करें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अभी तक सिखाया ही नहीं है, तो मतलब आपको 38 तक ही करना है। जब 39 वाले का नंबर आएगा तो मैं खुद आकर यहां पर लिखवा दूंगा, ठीक है ना। सो द स्टडी हैज टू बी वेरी वेरी सिस्टमैटिक, वी जस्ट कांट गो here and there in awkward manner, haphazard manner. There has to be the standardization in whatever we do. चलिए जी, तो मैं आपको लेकर चलता हूं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बेटा, जो आ रहा है बहुत ही बढ़िया, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल। एक बार फिर से आपके सामने कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल। याद है जब हमने कॉन्सेप्ट 3 किया वहां पर भी यही हेडिंग लिखा था, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिकली क्या बोला, वो मेथड कौन सा था, अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगर क्वेश्चन आपको ना लिख कर दे कि कौन सा मेथड यूज करना, तो हम वही वाला यूज करेंगे, क्योंकि वही नॉर्मल वे में यूज करना आपने। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको कह सकता है कि YTM मेथड यूज करो, तब हम इस कॉन्सेप्ट नंबर 4 में जो सीखने वाले हैं उसे यूज करेंगे। लिखते आइए, पहले पूरा हेडिंग लिख लें, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल एज पर YTM मेथड। YTM का फुल फॉर्म होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड का मतलब रिटर्न, यील्ड टू मैच्योरिटी। एक तो ये भी कह सकते हैं एज पर YTM मेथड और प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तेरे कुर्बान जावा ओ हीरिये ओए 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 ओए। ये लीजिए जी, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल एज पर YTM मेथड और प्रेजेंट वैल्यू मेथड। होता क्या है ये प्रेजेंट वैल्यू मेथड, समझते हैं आइए। पहले समझाऊंगा, लिखना कुछ नहीं है अभी, फिर लिखेंगे और इससे संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, लेट्स से दिस इज द सिनेरियो टाइमलाइन। ये है आज 0 ईयर। 0 ईयर का मतलब होता है आज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड nth ईयर, वेयर n इज प्री डिफाइंड। क्वेश्चन हमें खुद बताएगा, क्योंकि ये डेट रिडीमेबल है, इररिडीमेबल नहीं है। अगर इररिडीमेबल होता तो n इज नॉट डिफाइंड, लेकिन रिडीमेबल है, मतलब कुछ समय के बाद ये रिडीम होगा, वो समय हमें क्वेश्चन में बताया होगा। हम ये जानते हैं कि आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या हुआ, पैसा आया। आज की डेट में कंपनी के पास पैसा आया, मतलब कंपनी का ये क्या है, इनफ्लो है। इसके बदले कंपनी हर साल क्या देगी, पैसा देगी। किस चीज का, इंटरेस्ट का देगी पैसा। कंपनी इंटरेस्ट का पैसा देगी, और यहां पर
nth ईयर में कंपनी इंटरेस्ट के साथ साथ किसका पैसा देगी? प्रिंसिपल वैल्यू। ये भी हम समझते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। जब अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने किया, हमने कहा एक तो इंटरेस्ट हर साल जा रहा है, साथ में जो आपका पैसा आया वर्सेस जो आप पैसा वापस कर रहे हैं, मतलब एनपी वर्सेस रिडेम्पशन वैल्यू। एनपी वर्सेस रिडेम्पशन वैल्यू का डिफरेंस निकालकर डिवाइड बाय लाइफ वगैरह करते हुए आंसर निकाल लेते थे। लेकिन ये मेथड क्या कहता, जब आपके पास इतना पैसा आया, मान लेते हैं 100 रुपए आया, आप हर साल क्या कर रहे हो, बिल्कुल आराम से समझिएगा, 100 रुपए आया, आप हर साल इन्हें 10-10 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। और लास्ट में लेट से आपने 100 ही रुपए यहां पर वापस कर दिए, या 110, 120 वट आपने कुछ भी यहां पर वापस कर दिया। मतलब आपने जो लिया 100 रुपए, क्या आपने सेम टू सेम वापस किया ओवर द 5 ईयर? नहीं, ऑब्वियसली हमने उससे ज्यादा वापस किया। हर साल इंटरेस्ट भी दे और लास्ट में प्रिंसिपल वैल्यू भी दे रहे हैं। तो आपको इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है ये हम जानना चाहते हैं, लेकिन एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सुनते जाइएगा। ये मैंने आपको किसके माध्यम से बताया? कंपनी के। अब इसी चीज को इन्वेस्टर के माध्यम से सोचो, इन्वेस्टर के माध्यम से सोचो। इन्वेस्टर क्या कहेगा? मेरा 0 ईयर में आज की डेट में पैसा गया और हर साल मुझे एक तो इंटरेस्ट आ रहा है, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड मेरा जो प्रिंसिपल पैसा गया था वो भी मुझे वापस आ जाएगा। तो इन्वेस्टर ये कह रहा है कि मैंने टिल मैच्योरिटी कितनी यील्ड कमाई। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। तो अगर इन्वेस्टर की व्यू पॉइंट से बात करो तो नाम हो गया यील्ड टू मैच्योरिटी। नाम से हालांकि मैटर नहीं करता, हमें करना एक ही तरीके से, करने का एक ही तरीका है, करना वैसे ही है, लेकिन मतलब समझिए। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब रिटर्न टिल मैच्योरिटी कितनी आई। अगर मैं कहता हूं आपने कहीं पर मान लो 100 रुपए लगाया, आपको हर साल 10-10 की रिटर्न आई और लास्ट में 100 रुपए वापिस आ गए, और आप अपना देखना चाहते हैं कि यार इन 5 सालों में, लेट्स से 5 ईयर है, इन 5 सालों में मेरी ओवरऑल रिटर्न ये आई, तो मेरी वो रिटर्न पर एनम पर कितनी बनेगी, उसको हम कहते हैं टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग द YTM और एज पर द प्रेजेंट वैल्यू। और सुनिए अभी, और इसको एग्जैक्ट बता देता हूं मैं कि हो क्या रहा है। इसको मैथमेटिक्स को यहां से 2 मिनट के लिए रब कर देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो ये है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू बेसिकली। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, हम क्या कह रहे हैं, जितनी भी ये फ्यूचर में वैल्यूज हैं, आज की डेट में हम कहां खड़े हैं, ध्यान से देखिए। ये है आज, जहां जो आज की डेट है दैट इज कॉल्ड एज 0 ईयर। आप यहां से खड़े होकर कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में मैं इतना दूंगा, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड इतना, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एक्सेट्रा इतना दूंगा। हम कह रहे हैं जो फ्यूचर में आपने पैसा देना है उसकी क्या करो, आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। इन सबको एरो ध्यान से देखो कहां लग रहे हैं, हम इन सबकी वैल्यू निकाल रहे हैं, फ्यूचर वाली वैल्यूज को आज की डेट में लेकर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं इनका क्या करो, आप यहां पर एक वैल्यू निकाल लीजिए, और ये वैल्यू हमें पता है, आज की डेट में कितना पैसा है ये हमें ऑलरेडी पता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टुडे, मतलब नेट प्रोसीड। आज की डेट में आपके पास ये पैसा है, ओवर द इयर्स आप डैश पैसा दे रहे हो। सो आप इतना पैसा लेकर ओवर द ईयर इतना इतना दे रहे हो, तो कितनी कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो उसे हम निकालना चाहते हैं। जब आप इस तरह से प्रेजेंट वैल्यू का यूज करते हैं टू फाइंड आउट दिस थिंग, हम उसे कहते हैं दैट यू आर यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू मेथड यील्ड टू मैच्योरिटी। सुनते जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है इसमें। जब हम फ्यूचर की वैल्यूज को इस तरह प्रेजेंट वैल्यू पर लाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या, टू ब्रिंग फ्यूचर वैल्यूज टू द प्रेजेंट वैल्यू, टू ब्रिंग फ्यूचर वैल्यूज टू द प्रेजेंट वैल्यू। सुनते जाइएगा। नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है,
हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पर एन। अक्सर हम ऐसा कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पर एन। यहां से मैं कह सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पर एन। फर्दर सिंप्लीफाई करने गया तो मैं कह सकता हूं फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पर एन। एंड ये जो चीज है 1 अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पर एन, दिस इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक छोटे से एग्जांपल समझने में नोट करने का समय दूंगा, एक फ्लो में पहले मुझे बताने दीजिए। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100। ये ₹100 कब मिलेगा? आफ्टर 1 ईयर, व्हेन R इज 8%। मान लीजिए मैं कह रहा हूं जो ₹100 मिलने वाले हैं आपको 1 साल के बाद, उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है अगर 8% का R है, तो मैं कहूंगा भैया प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर, कितना है 0.08, और एक साल जो ₹100 वो 1 साल बाद का है, 100 इंटू ये क्या हो गया 1 अपॉन 1.08, 0.9269, तो ये वैल्यू आया 92.59। इसका मतलब क्या हुआ, आराम से समझिए, कॉन्सेप्ट में महत्वपूर्ण है। आज की डेट में जिसकी वैल्यू है 92.59 प्रेजेंट वैल्यू, इसकी फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर ₹100, तो कितने प्रतिशत की रिटर्न है? 8% की। अगर आप 92.59 में 8% ऐड करें तो ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 100 के इक्वल पहुंच जाती है। तो हम यही चीज सीख रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यूज और फ्यूचर वैल्यू, अगर नॉर्मल में कोई आपको कहे तेरे पास आज 92.59 रुपये है, फ्यूचर में ये 100 हो जाएगा 1 साल के बाद, तो बता तेरी रिटर्न कितनी है? तो हमारी रिटर्न कितनी है? 8% की। इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से बोलूंगा तो वर्ड आएगा रिटर्न। अगर कंपनी व्यू पॉइंट से बोलो तो कंपनी कहेगी अच्छा जिस पर्सन ने आज मुझे 92 रुपए दिए, 92.59, 1 साल के बाद अगर मुझे उसे ₹100 वापस करने हैं, मतलब हम कितनी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं? 8% की कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। ये होता है YTM मेथड। अब हमारे यहां पर YTM में करना क्या है? ना तो हमें 92.59 निकालना है ना 100, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें ये 8% जो है ये निकालना है, हमें ये 8% निकालना है। अगर मैं आपको कह दूं कि मान लीजिए आपको एक 100 वाली वैल्यू भी दी है, एक 92.59 वाली वैल्यू भी दी, और मैं आपसे पूछता हूं कि रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितना है, तो क्या माइंड में एकदम से ऐसे आ सकता है कि यार 8% ही होगा? और चलो आ भी गया किसी के, ये तो फर्स्ट ईयर है, अगर मैं ये कह दूं कि सेकेंड ईयर के बाद आपको 130 रुपए मिल रहे हैं, तो बताओ कितना रिटर्न है? तो ऑब्वियसली ऐसे माइंड में एकदम से रेट आना इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहां पर क्या करते हैं, वो यूज द इंटरपोलेशन टेक्निक, जिसकी मदद से हम इजीली अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। वो टेक्निक क्या है वो भी हम आराम से यहां पर सीखेंगे, ठीक है ना। पहले इस कॉन्सेप्ट को आराम से हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। वी आर फाइंडिंग द फ्रॉम फ्यूचर वैल्यूज वी आर कमिंग टू द प्रेजेंट वैल्यू, और किस रेट पर वो वैल्यूज आपकी मैच करेंगी, दैट विल बी द रेट विच विल बी कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑफ डेट। एक लाइन लिख देता हूं यहां पर, आज की प्रेजेंट वैल्यू पर कंपनी ने टोटल डैश अमाउंट का, आज की प्रेजेंट वैल्यू पर कंपनी ने टोटल डैश अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू दिया, तो कंपनी का एनुअल कॉस्ट परसेंटेज कितना आया? ये ऐसे लिख दें, तो कंपनी का जो एनुअल कॉस्ट परसेंटेज आया
वही वही केडी है। आज की प्रेजेंट वैल्यू जो है उस पर कंपनी ने टोटल कितने रुपए का फ्यूचर वैल्यू दिया? आज है 100, लेट से ओवर देयर कंपनी ने दिया 160 रुपए, तो हमें उसका एनुअल परसेंटेज निकालना है, और जो वो एनुअल परसेंटेज आएगा वही ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डेट है। we will make the use of we will make the use of interpolation technique we will make the use of interpolation technique to find out such kd to find out such kd। आप लिख लीजिए अगर कुछ लिखना चाहते हैं, मैं फिर बताता हूं इंटरपोलेशन का क्या मतलब है। सो हमें करना क्या होगा, आइए एक बार लिखते हैं। स्टेप्स, सबसे पहला फाइंड आउट इनफ्लो एंड इट्स टाइमिंग। फाइंड आउट इनफ्लो एंड इट्स टाइमिंग। इनफ्लो का मतलब पैसा कब आ रहा है, कब आएगा, ऑब्वियसली आज की डेट में 0 ईयर में आएगा। कितना आएगा, इक्विवेलेंट टू नेट प्रोसीड्स आएगा। लिख लें ब्रैकेट में, यूजुअली नेट प्रोसीड्स, मतलब इनफ्लो क्या होगा, नेट प्रोसीड्स कब आएगा, 0 ईयर मतलब आज की डेट में, मतलब आज की डेट में। फिर हम कह रहे हैं फाइंड आउट आउटफ्लोज एंड इट्स टाइमिंग।
आउटफ्लो और आउटफ्लो की टाइमिंग कब आएगा? जो इंटरेस्ट होगा वो नॉर्मली हर साल होगा आउटफ्लो में, और जो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू होगी वो अक्सर अंतिम ईयर में होगी। यूजुअली इंटरेस्ट इन एवरी ईयर एंड रिडेम्पशन इन लास्ट ईयर। तो ये आपके आउटफ्लोज हो गए, क्योंकि हम अब एक्चुअल में कर रहे हैं। देखो पिछला मेथड क्या था? अप्रोक्सीमेशन मेथड, एवरेजिंग करता था। यहां पर कोई एवरेजिंग की बात नहीं हो रही, हम एग्जैक्ट कह रहे हैं कि भैया आज की वैल्यू क्या है, फ्यूचर में क्या क्या कंपनी इनकर करेगी, उन दोनों वैल्यूज को मैच करवाना है, और जिस रेट पर वो मैच कर गई वैल्यूज, मतलब दैट इज द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइंड आउट इनफ्लो एंड इट्स टाइमिंग, फाइंड आउट आउटफ्लोज एंड इट्स टाइमिंग। Discount the future values to match with present value. Discount the future values to match with present value. लास्ट में लिख रहे हैं such rate at which present value is equal to future value is the KD। ऐसा रेट जिस पर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू सेम हो गई वो KD है। हम यही तो कह रहे हैं, अगर आपकी फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू है 80 और फ्यूचर वैल्यू है टोटल 130, आपने ऐसा रेट निकाल लिया जिस पर आपकी फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट करते हुए 80 आ गई, मान लीजिए 17%। तो ये 17% क्या है? KD है, कि आपने लिया था 80 और दे रहे हैं ओवर द फ्यूचर ईयर्स 130 रुपए, और ये 130 किस तरह से आया? 17% की रिटर्न देकर आया, 17% की कॉस्ट इनकर करके आया। तो 17% यानी कि कंपनी कॉस्ट इनकर कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तभी जाकर ऑब्वियसली ये चीज आपको पूर्ण तरीके से क्लियर होगी। जितनी चीजें थियरी में बताई जा सकती थी वो सारी मैंने बता दी। नाउ वी आर रेडी टू गो टू द क्वेश्चन। हमने प्रश्न नंबर 10 तक कर लिया है। प्रश्न इसके लिए लिख रहे हैं प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 11। या आइए जी, देवसेना लिमिटेड, देवसेना लिमिटेड issued 10,000 10% debentures of ₹100 each on 1st April 13 to be matured on, ऐसा कहते हैं 1st April 18 to be matured on 1st April 23, full stop। Market value of debt at the time of issue is ₹80. Market value of debt at the time of issue is ₹80. Find out KD as per YTM, assuming that redemption is at par, assuming that redemption is at par and tax rate is 35%. Assuming that redemption is at par and tax rate is 35%। आराम से लिख लीजिए।
फिर समझते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड नहीं है, YTM है। हमने सारे इनफ्लोज को, सारे आउटफ्लोज को अलोंग विद द टाइमिंग पहचानना है। क्वेश्चन क्या था, देवसेना लिमिटेड ने इशू के 10,000 डिबेंचर, 10% वाले 100 रुपए का एक, मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए है। इशू कब किया, 1 अप्रैल 2018 को। मेच्योर कब होंगे, 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि 5 साल का लाइफ है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एट द टाइम ऑफ इशू इज ₹80। आपने जब इशू किया तो 80 रुपए आए, मतलब ये क्या है, इनफ्लो। कब हुआ, 0 ईयर में इनफ्लो आ गया 80। आउटफ्लो क्या है, 10% का इंटरेस्ट हर साल दे रहे हो, 100 रुपए का फेस वैल्यू, तो 100 रुपए का 10%, 10 रुपए का इंटरेस्ट हर साल हो गया। लेकिन हम ये जानते हैं, वेन एवर वी इनकर द इंटरेस्ट देयर इज अ टैक्स सेविंग। तो 10 रुपीज द इंटरेस्ट, ब्रैकेट में 1 माइनस टी, टैक्स रेट कितना है 35%, मतलब 0.35। तो 10 इंटू 1 माइनस 0.35 क्या, 6.5। हर साल 6.5 रुपए का इंटरेस्ट माइनस, कंपनी के व्यू पॉइंट से देखो तो खर्चा है हमारा फ्यूचर में। और कहते हैं एज्यूमिंग दैट रिडेम्पशन इज एट पार, रिडेम्पशन के लिए नहीं बताया, मतलब रिडेम्पशन के लिए ये नहीं बताया कि कब होगी, तो हम यही एज्यूम करेंगे लास्ट ईयर में होगी। और एट पार है, एट पार है, एट पार यानी कि सेम एज फेस वैल्यू 100 रुपए, ठीक है ना। क्वेश्चन ने हालांकि क्लैरिटी दी है, मैंने एक चीज जल्दबाजी में बोल दी, लिखे 1 अप्रैल 18 को इशू के टू बी मेच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 23। तो हम ये मानते हैं ऑब्वियसली कि सारा डिबेंचर एक बार में 1 अप्रैल 23 को ही आपने वापस किया। रिडेम्पशन एट पार मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए दिए। इनफ्लो पता है, आउटफ्लोज पता है, हमें रेट पहचानना है जिस पर ये दोनों इक्वल हो जाएं। क्या माइंड में एकदम से ऐसा रेट आ सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 2 डिफरेंट रेट निकालते हैं, कम से कम 2 डिफरेंट रेट निकाल लेते हैं। और उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा, वी विल यूज द इंटरपोलेशन टेक्निक। इंटरपोलेशन टेक्निक का मतलब है किसी भी 2 डिफरेंट रेट पर एक बार आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, एक बार नेगेटिव आ गई। मतलब हमने कहा था फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल कर लो, लेकिन एकदम से ऐसा रेट माइंड में आएगा नहीं। तो एक ऐसा रेट कर लो जहां पर दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा हो और एक जगह नेगेटिव आ रहा हो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को यूज करते हुए हम इंटरपोलेशन टेक्निक लगाएंगे और ऐसे रेट तक पहुंच जाएंगे जहां पर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू हो। ठीक है, कैसे करेंगे, आराम से आइए समझेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं जी सॉल्यूशन, ये देखिए, ये है 0 ईयर, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, 0 ईयर में पैसा आ रहा है, कितना आया, 80 रुपए। हर साल इंटरेस्ट गया 1 से लेकर 5 साल तक, कितना, यहां से लेकर यहां तक, I इंटू 1 माइनस टी, 10 इंटू 1 माइनस 0.35 यानी कि 6.5 रुपए जा रहे हैं। ये एग्जाम के लिए नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बनवा रहा हूं। और लास्ट में जब 1 अप्रैल 23 आएगा, 1 अप्रैल 23 आएगा तो आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी देनी है, जो कि कितनी है, 100 रुपए। अगर ये डेट मेंशन करूं, ये है 1 अप्रैल 18, ये है 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 22 और 1 अप्रैल 23। तो 1 अप्रैल 23 को जब वापस कर रहे हैं तो 100 रुपए की रिडेम्पशन वैल्यू भी है। तो ये हमारे इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं। मुझे क्या करना है, मैं कॉन्सेप्ट वाइज एक बार फिर से बता रहा हूं कि इन सभी को, ये फ्यूचर वैल्यूज को डिस्काउंट करना है, इन फ्यूचर वैल्यूज को किस रेट पर डिस्काउंट करें, इन फ्यूचर वैल्यूज को किस रेट पर डिस्काउंट करें कि टोटल 80 बन जाए। समझे, कि टोटल 80 बन जाए, बन जा भाई। तो ये है बात, हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू वो है 80, फ्यूचर वैल्यूज 80 नहीं है, बहुत ज्यादा है, 6.5 रुपए तो 5 साल तक और 100 रुपए अंत में भी है। मतलब हमने जितना लिया उससे ज्यादा ओवर द इयर्स दे रहे हैं। तो भाई कितनी कॉस्ट हर साल आ रही है, वही हमने लिखा, इन फ्यूचर वैल्यूज को किस रेट पर डिस्काउंट करें कि टोटल 80 बन जाए। और जो वो रेट आएगा ना जिस पर इनका टोटल 80 के बराबर होगा, वही रेट आपका केडी है। ये होता है YTM अप्रोच। तो हम क्या करते हैं, शेड्यूल शोइंग प्रेजेंट वैल्यूज, ऐसा हेडिंग एक लिखते हैं। आइए
ओ परे बन जाए यारा। ओ बंदिया, ओ बंदिया, शेड्यूल शोइंग प्रेजेंट वैल्यूज जी। मेरे संग संग रहेंगे। वन मिनट। ईयर एंड, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, ये 3 कॉलम हमारे फ्रीज हैं। इसके बाद थोड़ी जगह छोड़कर रखना। ईयर एंड में लिखते हैं, आइए 0 मतलब आज का, फिर 1 2 3 4 और 5। 0 ईयर में क्या आ रहा है, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे जी नेट प्रोसीड्स। हमने जब इशू किया तो नेट प्रोसीड्स आई। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है। सेकेंड ईयर में फिर से देयर इज अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इन थर्ड ईयर अगेन देयर इज अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ ईयर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इन द लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है। कैश फ्लो मतलब अमाउंट लिखना है इसमें। जहां प्लस है, जहां आ रहा है वहां प्लस का निशान लगाएंगे, जहां जा रहा है वहां माइनस का निशान। कैश फ्लो 0 ईयर में आपके पास पैसा आया कितना, 80 रुपये, तो हमने प्लस कर दिया। फर्स्ट ईयर में पैसा गया कितना, 6 रुपए 50 पैसे। 6 रुपए 50 पैसे कैसे आए, यहां पर बताया था आपको ऊपर, 10 रुपए है इंटरेस्ट इंटू 1 - टी। सेकेंड ईयर में भी जा रहा है 6 रुपए 50 पैसे। अगले ईयर में भी जा रहा है 6 रुपए 50 पैसे, फिर से 6 रुपए 50 पैसे, और यहां पर जा रहा है टोटल 106 रुपए 50 पैसे। क्यों, इसके अंदर 100 रुपया रिडम्पशन का है और 6 रुपए 50 पैसे इंटरेस्ट के हैं। यहां लिख दो रिडेम्पशन वैल्यू, रुको, यहां लिख दो रिडेम्पशन वैल्यू है 100 रुपए और इंटरेस्ट है 6 रुपए 50 पैसे। तो इसकी एक छोटी सी हमने यहां पर डिटेल जो है डाल दी। ओके, यहां तक हो गया। अब हम कह रहे हैं इस कैश फ्लो को हमने क्या करना है, डिस्काउंट करना है। सुनिएगा प्लीज, लिखना मत अभी। हम, ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। ये सारे क्या हैं आपके जो यहां से यहां तक दिख रहे हैं, दीज आर दी फ्यूचर वैल्यूज। मुझे इन दोनों को इक्वल बनाना है। जो 0 ईयर की वैल्यू है तो सेम ही रहेगी 80, सिर्फ कौन सी वैल्यू चेंज हो सकती है, फ्यूचर की। मुझे फ्यूचर वाली वैल्यूज को उठाकर प्रेजेंट वैल्यू पर लाना इस तरीके से कि इनका टोटल 80 बन जाए। या फिर मैं ऐसे कहूं, जब मैंने ये वाली वैल्यू पॉजिटिव लिख दी, ये सारी माइनस लिख दी, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू का मतलब यार कि जब आप यहां पर अगर देखना चाहो डिफरेंस, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस कितना आएगा, 0 आना चाहिए। अगर किसी रेट पर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस 0 आ गया, समझते हैं इस बात को, घबराइए नहीं। ये देखिए मैंने क्या लिखा था, सच रेट एट विच पीवी इज इक्वल टू एफवी, दैट इज द केडी। रेट जिस पर पीवी एफवी इक्वल हो जाए, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाए, 0, 0 आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू भी रख दी पीवी और सारी फ्यूचर वैल्यूज भी रख दी। अब इनको हम क्या करेंगे, किसी ऐसे रेट पर डिस्काउंट करेंगे कि इनका डिफरेंस 0 आ जाए। लेकिन मैंने कहा है ऐसा रेट माइंड में एकदम से आना जिस पर वैल्यू 0 आ जाए, ये तो भाई करिश्मा चमत्कार ही हो सकता है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। हम इसलिए ऐसा रेट चाहते हैं कि एक बार 0 से कम यानी कि नेगेटिव, और एक बार 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। और फिर उन दोनों रेट्स को यूज करते हुए हम इंटरपोलेशन टेक्निक लगाएंगे और अपने उत्तर तक पहुंच जाएंगे। कैसे, देखते हैं।
ओम क्लीन 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 नमः। सो माइंड में कोई भी एक रेट सोच लेते हैं। लेट्स से हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कोई भी एक रेट सोच लीजिए। जनरली 10% इज कंसिडर्ड गुड। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, ये लीजिए। ये जो था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज्ड टू पावर n, इसका नाम था कि तुम हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 0 ईयर में ये फैक्टर हमेशा रहता है 1। 0 ईयर में ये फैक्टर हमेशा क्या रहेगा? 1। रीजन आप कहोगे 1 बटे, आप कहोगे रुको रुको रुको, आप कहोगे 1 बटे 1 प्लस आर कितना? 10% रेज टू पावर n। यार किसी की भी पावर 1 हो, आंसर तो 1 ही आएगा ना। अब 1.2 की पावर 1 कर दो, आंसर 1 आएगा। सॉरी, ये क्या 0 कहना चाह रहा था, 0 कहना चाह रहा था। ईयर एंड में क्या है? 0 है। जब किसी की भी रेज टू पावर 0 हो, आंसर क्या आएगा? 1। ये तो मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है। आप यहां पर चाहे कर लो 1.50 रेज टू पावर 0, आंसर इज अगेन गोइंग टू बी इक्वल टू 1। सो 0 ईयर में रेट कोई भी हो, आंसर हमेशा 1 ही रहता है। बात आई अगले साल की, फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर की बात आई, हम कहेंगे 1/1 प्लस आर रेज टू पावर 1। तो आप अपने कैलकुलेटर पर करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.1, यह आ जाएगा जी 0.909 समथिंग समथिंग। हमें 3 डेसिमल प्लेस तक लेना है। तो ये वाली वैल्यू हमने लिख दी। इसको मैं 1 मिनट के लिए रब कर दूं जरा। 0.909। अब सवाल हुआ अगले की वैल्यू कैसे निकालनी। कैलकुलेटर साथ में रखेंगे। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता उनको बता दे। 1 डिवाइड बाय 1.10, पहली वैल्यू आ रही है 0.909। इसके बाद अगले साल की वैल्यू निकालने के लिए आपको बस इक्वल का साइन प्रेस करना है। इक्वल, ये आ गया 0.826। फिर इक्वल करो, थर्ड ईयर आ गया 0.751। इक्वल किया 0.683, फिर से इक्वल दबाया, ये आ गया जी 0.6209, तो 0.621 कर दिया। एंड ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, 80 रुपए का कैश फ्लो था और फैक्टर कितना है 1, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 80। जो मैंने पहले ही कहा कि जो 0 ईयर के सामने वैल्यू दिख रही है वो तो आज ही की वैल्यू है, सेम एज प्रेजेंट वैल्यू ही होगा। लेकिन जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ऑनवर्ड ईयर होंगे उनकी वैल्यू चेंज होंगी। 6.5 को 909 से मल्टीप्लाई किया, 6.5 इंटू 0.909, यह है जी 5.91, तो माइनस 5.91। सिक्स 6.5 इंटू 0.826, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख रहे हैं, -5.36937 लिख दिया मैंने। 6.5 इंटू 0.751 -4.88, 6.5 इंटू 0.683, 4.44, 106.5 इंटू 0.621, 66.14। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ गई। इसका टोटल कर देते हैं, ये आ रहा है -6.735। मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा रेट माइंड में आना जिस पर 0 आ जाए बहुत मुश्किल होता है। अगर मान लो 10% पर आपने किया और इसका आंसर 0 आ जाता, मतलब पीवी, ये वाली वैल्यू क्या थी, ध्यान रखेंगे, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है, ये क्या है आपकी प्रेजेंट वैल्यू, और ये सारी वैल्यूज क्या है फ्यूचर वैल्यू। तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस देख रहे हैं। अगर मान लो ये बाय डिफॉल्ट यहां पर 0 आ जाता है एकदम से, इसका मतलब जो रेट आपने एज्यूम किया 10%, वही रेट आपका इटसेल्फ केडी है। अगर 10% पर ही 0 आ जाता है, इसका मतलब वही आपका केडी है, लेकिन आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आ गया। हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर इंटरपोलेशन यूज करके आंसर 0 पर निकाल लेंगे। सुनिएगा, इतना समझ में आ गया कि एक और कम से कम पीवीएफ एट -% लेना पड़ेगा, फिर उस पर पीवीसीएफ निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल, रेट छोटा लें या बड़ा लें। बच्चों के मन में सवाल आ रहा है, सर 10 से छोटा लें या 10 से बड़ा लें। लॉजिकली सोचना है, मैं कोई रट्टा नहीं लगवाना चाहता, आराम से सुनिए।
मैंने आपको क्या सिखाया, जो 0 ईयर की वैल्यू है इसका पीवीएफ हमेशा 1 ही रहेगा। ये सेम वैल्यू यहां पर आएगी क्योंकि 0 ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। मतलब आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है प्लस वाली वैल्यू, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक होगी बात। मतलब जो मुझे काम करना है वो सिर्फ इन वाली वैल्यूज पर करना है, पीवीसीएफ के अंडर जो इसमें वैल्यूज आएंगी। और ये वैल्यूज आएंगी कैसे, when I will multiply the values of cash flow with the present value factor। कैश फ्लो के अंदर जो वैल्यूज लिखे हैं तो कांस्टेंट रहेंगी, इसको तो चेंज नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ ऐसा रेट चूज करना है कि जहां पर मेरा अंत में ये टोटल माइनस की बजाय प्लस आ जाए। मतलब ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ये ज्यादा हो जाए, लेकिन ये तो सेम रहेगी। तो अगर मुझे नेट में यहां पर पॉजिटिव चाहिए अंत में, तो मुझे क्या करना होगा, इन वैल्यूज को कम करना होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं। क्या आप समझ रहे हैं? वापस से, मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एक बार नेगेटिव आ गया, अब मुझे वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट द एंड पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव करने के लिए 0 ईयर की वैल्यू को चेंज कर नहीं सकता, क्योंकि वो 80 की 80 ही रहेगी। जो बाकी नेगेटिव वाली वैल्यूज है, अब मुझे उन्हें क्या करना होगा, कम करना होगा, सो दैट मेरा नेट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। एंड ये वाली वैल्यूज, ये वाली जो प्रेजेंट फैक्टर की वैल्यूज होंगी, ये कम कब होंगी, अभी ये वैल्यूज कितनी थी, 0.909, 0.826, 10% पर। जैसे जैसे आप डिस्काउंटिंग का रेट बढ़ाते हैं ये वैल्यूज कम होती जाती हैं। जैसे जैसे आप डिस्काउंटिंग का रेट बढ़ाते हैं ये वैल्यूज कम होती जाती हैं। तो मुझे इनको कम करना है, सो दैट जब मैं इन माइनस वाली वैल्यूज को इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो नेट रिजल्ट जो है वो थोड़ा कम आए, इस प्रकार से कि मेरा नेट रिजल्ट अब पॉजिटिव आ जाए। जैसे जैसे रेट बढ़ता है वैसे वैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू कम होती जाती है। तो हमें 10 से कुछ ज्यादा एज्यूम करना होगा। जो हमने गंद मचाया उसको क्लियर कर दें एक बार। क्लीन 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 क्लीन। ठीक है, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चूज करना है। लेट्स से -6.735 है और वैल्यूज कैश फ्लो की बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, तो हम क्या करते हैं 10 से बड़ा। अब ऐसा मत करना कि 10 के बाद बड़ा कोई बच्चा कह रहा है सर मैं 30 ले लूं। बेटा जितना ज्यादा इन दोनों रेट्स का गैप होगा आपका आंसर उतना ही कम एक्यूरेट आएगा। सर 11 ले लूं, इतना भी कम मतलब पता लगे 11 लिया फिर से माइनस में ही आ गया, फिर एक और बार करना पड़ेगा 12 पर, 13 पर, 14 पर। तो 3 या 4% का गैप लेके कर लीजिए। लेट्स से मैं इसको कर लेता हूं 14% पर। ठीक, तो 0 ईयर का जो फैक्टर है ये तो रहेगा 1 ही। उसके बाद फर्स्ट ईयर कैसे आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.14, 0.877, 0.769, 0.675, 0.592 एंड 0.519। ये 5 साल का हमने निकाल लिया। कैश फ्लो को इस पीवीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। इसे रब कर दें, ये ऐसे ही यहां पर पड़ा है, तुम जाओ भाई, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है अभी। ठीक है, तो 80 इंटू 1 किया, ये तो 80 ही आ गया एज इट इज, पॉजिटिव 80। उसके बाद 6.5 मल्टीप्लाई 0.877 माइनस का आ गया 5.70, फिर आ गया 6.5 इंटू 0.769 माइनस 4.99, 6.5 इंटू 0.675 माइनस 4.39, 6.5 इंटू 0.592 माइनस 3.85, 106.5 इंटू 0.519 माइनस 55.27, और ये आ गया जी एंड रिजल्ट हमारा पॉजिटिव, जैसा हम चाहते थे।
5.792, पॉजिटिव 5.792। यही जब भी वाई टीम करेंगे यही हमारा मेन एम रहेगा कि यार एक वैल्यू जीरो से कम और एक वैल्यू मतलब जीरो से कम यानी कि नेगेटिव आ जाए और एक वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। इसके बाद का काम आसान है, ठीक है ना। और अब आप समझ रहे होंगे, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है उसमें अक्सर इंस्टीट्यूट वाईटीएम से बचता है क्योंकि क्वेश्चन वाईटीएम का खुद ही बड़ा हो जाता है। अब मान लो क्वेश्चन में आपको केडी, केपी, केई, केआरई और फिर उसके बाद केओ भी निकालना है और केडी निकालने के लिए क्वेश्चन वाईटीएम दे दे तो यार क्वेश्चन इटसेल्फ ही बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो वाईटीएम का इंस्टीट्यूट पॉपुलरली अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब हमें क्या करना, इंटरपोलेशन टेक्निक कैसे यूज होगी मैं बताता हूं। ये लीजिए, आपका एक था 10% और एक आपने लिया 13, नहीं हमने कितना लिया 14%। 10% पर वैल्यू आई है -6.735 और यहां वैल्यू आई है 5.792। इतना हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही जीरो लाई करता है, मतलब हमें ऐसा चाहिए जहां पर ये वैल्यू जीरो हो जाए और जहां पर ये वैल्यू जीरो होगी वो कितना रेट होगा, दिस रेट शैल बी आर केडी, दिस रेट इज केडी, ठीक है ना। हम यही तो कहते हैं केडी कौन सा रेट, जहां पर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू हो जाए। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पर फ्यूचर वैल्यू हो गई सेम हो गई, मतलब उनका डिफरेंस कितना आ गया, जीरो। तो जिस रेट पर उनका डिफरेंस जीरो आ गया दैट रेट इज आर केडी। कैसे निकालेंगे, आइए इन दोनों का टोटल गैप देख लेते हैं। 6.735 और 5.792 इनका टोटल गैप है 12.527 और इनका टोटल गैप कितना है 6.735, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। ध्यान से देखना, for gap in values of 12.527 comma difference in rates is equal to 4%। समझे, ये जो 12.527 का वैल्यू में डिफरेंस है, ये डिफरेंस कब है, जब इन रेट्स में 10 और 14 में कितने का डिफरेंस है, 4% का। So for gap in values of 6.735 difference in rate is equal to dash। यूनिटरी मेथड, इतने मैंगो मिलते हैं इतने रुपए के, तो इतने मैंगो कितने के मिलेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन कहता 5 पेन आते हैं 10 रुपए के, तो 7 पेन कितने के आएंगे। यूनिटरी मेथड हो गया 4/12.527 इंटू 6.735। 4/12.527 कैलकुलेटर पर कर लेते हैं इंटू 6.735, ये आ गया जी 2.15। यानी कि ध्यान से देखिए, जब हमने 12.527 का गैप लिया तो रेट कितना था, रेट में डिफरेंस 4% और अभी हमने क्या कहा 6.735 के गैप के लिए कितना डिफरेंस आ रहा है 2.15%। जैसे जैसे आप 10 से 0 की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद यहां जा रहे हैं तो रेट क्या बढ़ता जा रहा है। ये 10 था, यहां से बढ़ता गया और लास्ट में कितना हो गया 14। तो मुझे 10 के बाद कितना और जाना है 2.15% और हमारा रेट आ जाएगा जो कि आ रहा है 12.15%। सो KD इज इक्वल टू 10% तो पहले था ही और 6.735 के गैप के लिए हमने रेट का डिफरेंस निकाल लिया 2.15। सो द आंसर इज 12.15%। 12.15%। सर इसका कोई फॉर्मूला भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, फॉर्मूला बना रहे हैं, सब कुछ नोट करने का समय दे दूंगा, फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, KD इज इक्वल टू, ये 10% क्या था
हमने 2 रेट लिए थे, एक 10 लिया था, एक 14, उनमें से 10 उठाया, मतलब लोअर रेट उठाओ, लोअर रेट। प्लस ये 2.15 कैसे आया, ऐसे आया था। 6.735 क्या चीज है, 6.735 क्या है, नेगेटिव वैल्यू, तो हम कहेंगे प्लस कीजिए, एक मिनट, नेगेटिव वैल्यू डिवाइड में क्या रखा था, डिवाइड में क्या रखा था, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, 12.527, ये कैसे आया था, इन दोनों का टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को प्लस किया, तो डिनोमिनेटर में आ गया नेगेटिव वैल्यू माइनस पॉजिटिव वैल्यू। सर आपने तो बोला दोनों को प्लस करे, प्लस ही किया है, नेगेटिव वैल्यू क्या है, माइनस में है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ नेगेटिव लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे किया था, 4 से, ये 4 क्या था, दोनों रेट्स का डिफरेंस जो आपने लिया 10 और 14 का, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट्स, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट्स। अब अगर वापस से करना चाहो, एक बार फिर से करके देखा तो लोअर रेट कितना 10%, नेगेटिव वैल्यू कितनी थी 6.735, माइनस का साइन जरूर लगाना नेगेटिव के साथ, माइनस 6.735, डिनोमिनेटर में माइनस वाली वैल्यू लिखो पहले, माइनस 6.735 माइनस पॉजिटिव वैल्यू जो कि कितनी थी 5.792, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट विच इज 4 इज इक्वल टू 10 प्लस, ये देखिए ध्यान से कितना हो गया, माइनस 6.735 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 6.735 एंड 5.792, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, 12.527 यही था, ठीक है, इंटू 4, अल्टीमेटली ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, और आपका अंत में जो उत्तर है वो यही आएगा, 6.735 डिवाइड बाय 12.527 इंटू 4 प्लस 10, तो ये आ रहा है 12.15%। सो दिस शैल बी दी आंसर। फॉर्मूला ये वाला बना दिया, जिस बच्चे को फॉर्मूला के तहत चलना है फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ये सिमिलर फॉर्मूला हमें पॉपुलरली कहां मिलता है देखने को, जब हम कैपिटल बजटिंग चैप्टर करेंगे, इन्वेस्टिंग डिसीजन जिसको बोलते हैं, वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है IRR का, वहां पर हमें सेम ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अच्छा, कोई अच्छा बच्चा ये भी मन में आ सकता है कि सर जब हमने 10 से स्टार्ट करके आंसर निकाल लिया तो क्या हम 14 से स्टार्ट करके नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे बिल्कुल, मैं वो भी बता देता हूं। ये एडिशनल नॉलेज है भाई, जिनको समझना हो समझ लें, जिनको नहीं समझना हो वो ना समझें। ये 10% था, ये 14% था। 10% पर वैल्यू थी -6.735, यहां पर वैल्यू थी 5.792। हमने कहा था ऐसा रेट बताइए जहां पर ये वैल्यू 0 हो जाए। पिछले वाले में हमने क्या किया, हमने 10 से चलते हुए इसमें प्लस किया 2.15%। अरे भाई सिमिलरली यहां से भी तो चल सकते हो, अगर 14 से चलकर पीछे आना चाहो तो यहां से माइनस कर दीजिए, जो परसेंट इतने के लिए बनता है, वो वाली चीज कहना चाह रहे हैं। पूरे का गैप कितना है 12.527, खाली इतने का गैप कितना हो गया 5.792। फिर से एक बार यूनिटरी मेथड, फॉर गैप इन वैल्यूज ऑफ 12.527 difference in rate is equal to 4%. So for gap in values of, अगर मैं 14 से चल रहा हूं इस बार 5.792 का गैप है, difference in rate is equal to 4/12.527 into 5.792। करें एक बार इसे, 4/12.527 इंटू 5.792। मित्रों ए आ गया जी 1.85%। यानी कि ये जो चीज है ये हमने कितनी निकाल ली 1.85%। आप 14 में से KD इज इक्वल टू 14 में से माइनस कर दो 1.85, सेम आंसर आ जाएगा आपका 14 माइनस 1.85 इज इक्वल टू 12.15%। कहीं से भी चल सकते हैं। 10 से चले तो प्लस किया, क्यों? जैसे जैसे इस वैल्यू से इधर आ रहे हैं तो 0 हो रहा है, और ये 10 जो था ये कहां जा रहा है 14 तक। मतलब जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, आपका जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। तो 10 में प्लस किया था 2.15, जबकि जब 14 से जा रहे हैं 10 की तरफ
तो वैल्यू कम हो रही है, तो इतने पर्टिकुलर गैप के लिए हमने परसेंटेज निकाल लिया। पिछले वाले में क्या किया था, हमने इस गैप के लिए -6.735 से लेकर 0 तक जो है उतने गैप की वैल्यू निकाली, 10 में ऐड कर दी। अभी हमने क्या किया, 5.792 से लेकर 0 तक के गैप का रेट निकाला, 14 में से उतना माइनस किया तो हम 0 तक पहुंच गए। इसे कहते हैं इंटरपोलेशन टेक्निक। बच्चे कह रहे सर इसका भी फॉर्मूला बनवा दो। फॉर्मूला मेनली पॉपुलर इसी का है, इसलिए फॉर्मूला यहीं से मैं बनाऊंगा, वहां से नहीं बनाऊंगा। लेकिन हाँ, एग्जाम में करने के लिए आप किसी भी तरह से करें, द आंसर इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी करेक्ट। कोई गलती इसमें नहीं कर सकता आपकी, ठीक है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, इससे संबंधित क्वेश्चन हमें आगे जाके देखने को मिलेगा। मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं डाला, इसमें जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में हमेशा ही आता है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, मैं नहीं चाहता था कि हम इसको किसी भी तरह से छोड़े, तो मैंने इसको अच्छे से आपको करवा दिया है, ठीक है ना। यहां तक तो नोट कर लिया, किसी को अगर करना है ये वाली चीज को नोट कर सकते हैं। तो ये एडिशनल वाला पॉइंट है, जिस भी बच्चों को नोट करना हो कर सकते हैं, किसी भी तरह से एग्जाम में करेंगे गलती नहीं होगी, सही किया जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर हुआ जी खत्म 4, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल वाईटीएम मेथड किया। तो आज ये कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल वाला पोर्शन एक पूरी तरह से खत्म किया हमने, जिसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड और वाईटीएम। फिर से बता दूं, एग्जाम में अगर कुछ नहीं लिखा तो अप्रोक्सीमेशन मेथड ही यूज करें, वाईटीएम को सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिख रहा है कि भाई वाईटीएम यूज करना। और अप्रोक्सीमेशन मेथड मैंने आपको 2 सिखाए थे, मोस्ट पॉपुलर, लेस पॉपुलर। जो मोर पॉपुलर वाला है उसमें सिर्फ इंटरेस्ट के साथ टैक्स सेविंग होती है, जबकि जो आपका लेस पॉपुलर वाला है उसमें जितना डिफरेंस आपका रिडेम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड में उसके लिए भी टैक्स सेविंग होती है। एग्जाम में दोनों में से कोई भी करेंगे चल जाएगा, नोट अपना लिख कर आना, फिर भी कोशिश करें मोर पॉपुलर मेथड को यूज करने की। अभी केडी का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, इसमें 1-2 छोटे मोटे पॉइंट और कराने, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अगले सेशन में प्रेफरेंस वाला भी करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर, तब तक के लिए बाय बाय।